नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फो मीडिया की खास पेशकश सफ़र कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो खास मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर अजय उपाध्याय। हिंदुस्तान अखबार के संपादक रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखन हैं, साहित्यकार हैं। वो 40 साल से ज़्यादा इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मीडिया जगत को दिए हैं। तो अजय उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। जी धन्यवाद आपका। जी अजय जी पूरी जिंदगी मीडिया को दे दी, जीवन भर मीडिया के लिए काम करते रहे, आज इस पड़ाव में है, दुनिया भर के तमाम अनुभव देख चुके हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है, क्या दिखता है? पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा दिखता है, क्योंकि जिस वक्त में हम लोगों ने पत्रकारिता की वो पत्रकारिता का स्वर्णिम युग रहा है। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के बदलाव के चलते पत्रकारिता में भी भारी बदलाव दिखाई पड़ रहा है, गुणात्मक परिवर्तन भी दिखता है और उसके साथ ही वो क्वांटिटेटिव भी दिखता है। तो ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज जो दिखाई पड़ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि भविष्य में जो पत्रकारिता होगी उसका जो स्वरूप उभरेगा, उसके कंटूर्स अभी दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी जो सीमा रेखाएं हैं वो तो दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अभी साफ तस्वीर इमर्ज करके नहीं आ रही है कि जर्नलिज्म का कैसा फॉर्मेट आगे आएगा और सर्वाइव करेगा। सर, अगर आपकी प्रोफाइल को देखें तो आप तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, तो पत्रकार कैसे बन गए? हमारे मन में पहले से भी था। जब मैं इंजीनियरिंग करने गया था उस वक्त भी मैं घर में अपनी माता जी से कह के गया था कि मैं परिवार की इच्छा है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ और बहुत दिन तक इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करूँगा। और मैं समाज शास्त्र के जो विषय थे उनमें मेरी पहले भी रुचि थी और जैसे ही मौका लगा मैंने इसको छोड़ दिया। तो सर, जब एक इंजीनियर एक पत्रकार बनने की सोचता है और जब वो पत्रकारिता की आप पढ़ाई कह लीजिए या उसकी तैयारी कह लीजिए, तो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली नौकरी मिलने में बहुत परेशानी आती है। तो उस पहली नौकरी आपको कैसे मिली और पत्रकार बनने में किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, जरा वो हमें बताएं। देखिए, कुछ ऐसा संयोग था कि हम अपनी नौकरी छोड़ के बनारस चले गए थे और ये सोच के गए कि अब हम कुछ दूसरा काम करेंगे। तो इस बीच में काशी के साहित्यकार थे मनु शर्मा जी, जो पौराणिक उपन्यासों के महान लेखक थे, और मनु शर्मा जी के मैं संपर्क में था। तो उन्होंने मुझे रेफर किया था शार्दुल विक्रम गुप्ता जी के पास, जो उस वक्त आज अखबार के संपादक भी थे और आज अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे ज्ञान मंडल प्रकाशन के। तो मैं उनके संपर्क में आया और उन्होंने कुछ दिनों के बाद मुझसे कहा कि आप यहीं ज्वाइन कर दीजिए, अच्छा रहेगा, आप हमारे साथ रहा करें और अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं उनके साथ ही सीखता रहा और 6 महीने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं संपादकीय प्रेफर करूँगा। तो फिर मैं संपादकीय डिपार्टमेंट में उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जी। तो आज अखबार में आपने काम किया, वहाँ ट्रेनिंग ली, वहाँ आपने काम सीखा, फिर उसके बाद दिल्ली आप आए और उस सफर के बारे में बताइए, क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए साहब, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव है, क्योंकि आज अखबार में मैं अच्छी सिचुएशन में था, अच्छी स्थिति में था और हम लोग ग्रुप की एडिटोरियल जिम्मेदारी निभाया करते थे। तो शुरू से ही जिम्मेदारियां अच्छी थी हमारे पास और हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी थी और संपादक के साथ काम करने का मौका था उस वक्त भी। तो हमारी अच्छी ट्रेनिंग हुई और मल्टी एडिशन अखबार निकालने की जो ट्रेनिंग होती है वो अच्छे ढंग से हमको मिली। हमारे सहयोगी भी सब लोग उस वक्त जो हमारे साथ काम करते थे, आज वो लोग पत्रकारिता के टॉप मुकाम में हैं और सभी की ट्रेनिंग वैसी ही रही उस वक्त। और उसके बाद फिर मैंने काशी में देखा कि काशी की पत्रकारिता में कुछ थोड़ा सा ठहराव सा दिखा। मुझे लगा कि शायद ये मौका है, हमें दिल्ली चलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में जर्नलिज्म अपने शबाब पे थी और काफी अपॉर्चुनिटीज भी थी। मैं आया, थोड़ा सा कुछ संघर्ष में जरूर करना पड़ा, क्योंकि जिन सज्जन के साथ हमारी बातचीत थी और ये था कि मैं
उस ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, वो काम उस वक्त नहीं हो पाया, जिसके चलते मुझे करीब साल भर की थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मैं दिल्ली को वापस नहीं जाऊंगा और दिल्ली नहीं अपना नया देखूंगा। तो फिर मैं कुछ दिनों के लिए संडे मेल, एक उस वक्त समाचार पत्र निकला था डालमिया समूह के द्वारा, तो मैं संडे मेल ज्वाइन कर दिया और संडे मेल के कुछ ही दिन के बाद मैं संडे ऑब्जर्वर में। फिर उसके बाद हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचे? उसके बाद हमारी यात्रा ठीक रही। हम संडे ऑब्जर्वर हिंदी में थे, फिर हम संडे ऑब्जर्वर इंग्लिश में चले गए, फिर हमने कुछ दिन माया पत्रिका में काम किया और उसके बाद हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख। और इसके पहले हम संडे ऑब्जर्वर में ऑलरेडी कोऑर्डिनेटिंग एडिटर थे। जब मैं आज में था तभी मैं सहायक संपादक हो गया था उस वक्त ही। और फिर उसके बाद मैं जागरण में रहा। जागरण में हमने 3 स्प्रिंट किया और फिर उसके बाद हम संपादक हो गए नव भारत, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हिंदी समाचार पत्र है। उसने बम्बई एडिशन लॉन्च किया था, तो मैं उसका पहला संपादक था बॉम्बे में। और फिर उसके बाद मैं वापस आया तो मैंने आज तक में एक स्प्रिंट किया जी। और आज तक के बाद फिर जागरण में रहे और जागरण के बाद हम हिंदुस्तान में रहे जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 1990 के उस दौरान आपने जो है अपनी पत्रकारिता को चरम पर पहुंचाया। तो उस जमाने में टीवी नहीं थे, 24 घंटे के न्यूज़ चैनल नहीं थे, सिर्फ एक जो है प्रिंट का बहुत और रेडियो का बहुत बोलबाला था। तो वर्तमान समय में जब आप कंपैरिजन करते हैं उस समय की पत्रकारिता का और वर्तमान पत्रकारिता का, तो वर्तमान समय के अनुसार जो है अगर आप इसको देखें समझें तो उस दौरान काम करना कितना कठिन था? कठिन काम नहीं था साहब। देखिए, चुनौतियां हमेशा रहती हैं। अगर हम कहें कि 17वीं शताब्दी में जो लोग काम करते थे वो लोग काम नहीं करते थे, आज हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जो लोग 10 घंटे 12 घंटे लगातार घोड़े दौड़ाते थे और उसके बाद काम किया करते। तो अगर आप 18वीं सदी का इतिहास देखते हैं, 19वीं सदी का इतिहास देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं, लोग 12-12 घंटे फैक्ट्रियों में काम किया करते हैं। तो काम तो हमेशा रहा है, चुनौती हमेशा रही है। इस चुनौती का किसने किस तरह डट के मुकाबला किया और जो चुनौती का मुकाबला करता है वो सफल होता है। आप परिस्थितियों से डर के भाग जाएंगे तो मानव इतिहास में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रही जब मनुष्य को डरा न दे वो परिस्थिति, और जिसने उसको उसके ऊपर विजय पा ली वो सफल भी रहा है। और मानवता के इतिहास में तमाम उदाहरण जो सफलता के उदाहरण, तो ऐसी बात नहीं है जी। सर, आप हिंदुस्तान अखबार के संपादक भी रहे, तो हिंदुस्तान अखबार में काम करने का, वहाँ संपादक बनने का और संपादक के तौर पर आपने क्या क्या प्रयोग वहाँ किए, किन किन लोगों के साथ काम किया, कैसा वो अनुभव था, वो थोड़ा हमें बताइए। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। उम्र भी इतनी नहीं थी, मैं 40 साल की उम्र में संपादक हो गया था हिंदुस्तान का। और हमने वहाँ भी मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर का प्रयोग किया। मैनेजमेंट में कुछ लोग थे जो चाहते थे कि मैं भोपाल से एक संस्करण निकालूं और चंडीगढ़ से एक संस्करण निकालूं और जयपुर से एक संस्करण निकालूं, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स के संस्करण वहाँ ऑलरेडी प्लान थे जी। लेकिन मैं अभी गया ही था और मैंने एक स्टैंड लिया कि देखिए साहब, हम जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ हम पूरी तौर से जाएंगे। हमको डीप पेनिट्रेशन चाहिए हमारे सर्कुलेशन का, जहाँ कहीं भी हम रहेंगे हमारा प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए। मैं सिंगल एडिशन के राज्यों में अखबार निकालने के पक्ष में नहीं हूँ। मैनेजमेंट पे थोड़ी बहुत इसको लेके बहस हुई, लेकिन बाद में सबने मान लिया इस बात को। और उसी के तहत बिहार में, पटना में हमारा ऑलरेडी एडिशन था, तो हमने पटना को रीलॉन्च किया। हमने मुजफ्फरपुर में एक नया एडिशन प्लान किया, हमने भागलपुर में नया एडिशन प्लान किया। रांची का एडिशन कुछ अभी शुरू ही हो रहा था, तो उसको हमने पूरा शेप किया। हमने उत्तर प्रदेश में इसी तरह से कई सारे एडिशन प्लान किए थे जो नहीं टेक ऑफ कर पाए उस टाइम, क्योंकि कुछ डिजिटल बस्ट उस जमाने में हो गया था, जिसको लेके उसका इम्पैक्ट सब लोग हिंदुस्तान टाइम्स को भी झेलना था।
तो फिर हमने नहीं तो उस वक्त ही हम लोग हिंदुस्तान में आगरा, कानपुर, बरेली और मेरठ की एडिशन प्लान कर चुके थे, लेकिन उनमें से बनारस का एडिशन था जिसको कि हमने ऑलरेडी चालू किया। तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, बनारस, ये सारे नए एडिशंस लॉन्च किए हमने। और उसके बाद वो यात्रा कुछ दिन के लिए रुक गई, जो अब पूरी हो चुकी है। और उस वक्त हमने लखनऊ का एडिशन रीब्रांड किया और दिल्ली के एडिशन को रीलॉन्च किया पूरी तौर, नए डिजाइन के तौर पे, नए कंटेंट के तौर पे, नया एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे कंटेंट के एक्सपेरिमेंट किया हमने उस वक्त। सर, जब आप हिंदुस्तान अखबार के संपादक थे तो उस समय कोई ऐसी घटना आपको याद आती है, कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, या देश के लिए और पूरी पत्रकारिता के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना थी जिस पर कई दिनों तक काम करना पड़ा हो? जी हाँ साहब, उसी टाइम पे मेरे ख्याल से ये अमेरिका में ट्विन टावर्स पे हमला हुआ और बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। उसके पहले हमने ये नहीं सोचा था कि जहाज में बैठे कुछ यात्री किसी ऊंची इमारत को अटैक करके जहाज को बम बना लेंगे और उसके बाद इस तरह से स्थिति होगी। बिल्कुल ही अकल्पनीय चीज थी और वो अपने आप में एक अलग तरीके का आतंकी हमला था वो। जी जी जी, बिल्कुल नया था। उसने मनुष्य को बताया कि जो कुछ हमारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी ठीक से नहीं होगी, मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डिसअपियर हो जाए, ये अभी तक सोचा भी नहीं जा सकता, अभी भी नहीं सोचा जा सकता। उस वक्त ये इन दोनों लोगों का बहुत दिन तक पता नहीं चलता था, ये गुप्त स्थान में जाके वहां से देश चला रहे हैं। तो वो घटना महीनों चलती रही, और आज भी जब साइट करना होता है तो वो ट्विन टावर और उस पे जहाज जाता हुआ अगर आप फोटो पब्लिश करिए तो लोग समझ जाते हैं कि किस घटना का जिक्र हो रहा है। जी जी सर, मैं अगला सवाल मेरा ये था कि जैसे कि वर्तमान समय में जो कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आपके ज़माने में जैसा कि मैंने कहा, लोग रेडियो पे डिपेंड होते थे, प्रिंट पे डिपेंड होते थे, विजुअल लोगों के पास नहीं होते थे। वो खबर तो पढ़ते थे बट विजुअल उनके पास नहीं पहुंच पाते थे। टीवी ने विजुअल लोगों तक पहुंचाने शुरू किए और डिजिटल मीडिया ने तो बहुत तेजी से विजुअल पहुंचाने शुरू किए। तो पत्रकारिता का एक जो बदला हुआ जो स्वरूप है पिछले 30-40 सालों में, उसे आप किस तरीके से लेते हैं? काफी बदलाव है और हम तो एंटिसिपेट भी करते थे, ऐसा नहीं कि हमने एंटिसिपेट न किया हुआ। हमको एडवांटेज ये था कि हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ये सारे इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पैक्ट है, जिसको मार्शल मैकलुहन उस जमाने में कहा करते जी। तो मार्शल मैकलुहन ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी विल ट्रांसफॉर्म द लाइफ एज वी हैव नेवर एंटिसिपेटेड। उन्होंने 1964 में कहा था, he had predicted इंटरनेट, जब इंटरनेट का प्रॉपर बर्थ जैसा आज हम देखते हैं वैसा नहीं हुआ। तो जो लोग फ्यूचरिस्टिक थे वो बहुत पहले से इस चीज का अनुमान लगा रहे थे कि जब सूचना, और सूचना ही नहीं, डेटा, जो डेटा पैकेट है, ये जब इलेक्ट्रिसिटी की गति से चलेगा तो मानव नहीं रहेगा। उसके अंदर विद्युत तरंगों से एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो ऊर्जा उसके मस्तिष्क को भी प्रभावित करेगी और उस कंटेंट को भी प्रभावित करेगी। तो ये कंटेंट मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और उसका मस्तिष्क उस कंटेंट को दूसरे रूप में ग्रहण करेगा। सर, मेरा अगला सवाल कंटेंट को लेकर था। मैं कहीं आपके विचार पढ़ रहा था और आपने कहा था कि लेख वो नहीं होता जो पाठक के लिए लिखा जाता है। आपने कहा लेख वो होता है जो पाठक को बनाता है, पाठक उसे बार बार पढ़े और उससे कुछ सीखे। तो वर्तमान में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस पाठक आता है, उसे पढ़ के चला जाता है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो नया जमाना आया है उसमें एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है वो इंटरएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। लोगों को लगता है कि शायद ऑडियंस बढ़ाने के लिए या न्यूज़पेपर की रीडरशिप बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि पाठक क्या सोच रहा है
उसकी कदर करते हुए हम सारा काम करें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉमन मैन पार्टिसिपेशन, आम आदमी की भागीदारी से कोई किसी भी चीज को उसका इजाफा होता है, कंटेंट को एक्सपांड करने में आसानी होती है। ऐसा लगता है कि आम आदमी को लगता है कि शायद उसकी बात भी रखी जा रही, कही जा रही है, शायद पहले के लेखन में इस चीज की कमी है। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि श्रेष्ठ कंटेंट, बेस्ट कंटेंट वही है जो पाठक के दिमाग पर सवार हो जाता है, उसके मन में घर बना लेता है और उसको प्रभावित करता है। और ये कंटेंट कभी लिखा जा सकता है जब एक एलिनेशन और आइसोलेशन की प्रक्रिया। मैं आज भी मानता हूं कि वो कंटेंट जिसको पाठक बार बार पढ़ता है, एक बार नहीं पढ़ता है, बार बार पढ़ता है और हर बार नया अर्थ निकालता है, इस तरह का कंटेंट इंटरैक्टिविटी से तो आ सकता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल उसका इनपुट है, उसके सहारे ही वो कंटेंट आता है। जी सर, अगर इस देश की पत्रकारिता का इतिहास देखें तो काफी पुराना है। इस देश ने बड़े बड़े पत्रकारों को जो है जन्म दिया, लेकिन कोरोना काल में अगर हम देखें तो कोरोना काल में एक सबसे बड़ी चीज निकल करके जो सामने आई वो ये कि हमारे पास हेल्थ बीट कवर करने वाले लोग नहीं थे। कोई कुछ भी लिख रहा था, कोई कुछ भी बोल रहा था। टीवी डिबेट में डॉक्टर्स को बुलाना पड़ रहा था क्योंकि आपके पास विशेषज्ञ नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना के पिछले 2 साल में एक भारतीय पत्रकारिता की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये निकल करके सामने आई कि कभी हमने हेल्थ के ना पत्रकार पैदा किए ना एडिटर पैदा किए? मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे समाचार पत्र जो 50 पेज से लेकर 70 पेज तक चले गए थे, अब फिर उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, वो भी सिकुड़ गए हैं पेजेस की संख्या में कोविड के चलते। लेकिन जो पेजों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन घुमा फिरा के आप देखेंगे तो पिछले 50 साल में उनमें कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता जी। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कोई पेज निकाल रहे हैं। अभी भी राजनीति है तो ठीक है, लोकसभा कवर कर लिया, पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग कवर कर ली और वहीं से नमस्कार कर दिया। हम ये नहीं देखते हैं कि हमको एक लीगल पेज की जरूरत है, हमको मर्जर्स अलायंसेस की जरूरत है, हमको उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की जरूरत है और कैसे उसका डिटेल्ड कवरेज होगा। क्योंकि अब तो देखिए न्यूज़पेपर्स के पास भी अपनी वेबसाइट्स का एक खजाना है जिसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है डेटा स्टोर करने का। अगर डेटा स्टोरेज का संकट नहीं है और रीपर्पसिंग का संकट नहीं है तो हम कंटेंट पे बदलाव क्यों नहीं करते हैं? मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब कैटेगरीज आज की तारीख में दुनिया की बड़ी कैटेगरीज बिल्कुल, और इन पे काम होना चाहिए। हेल्थ है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें हैं जो, जैसे आप फर्ज कीजिए एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू राइट नाउ, पहले भी था। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पे कि मुझे लगता है कि काफी सीरियसली काम होना चाहिए। रिसर्च का काम हमारे यहाँ कमजोर काम है और हम आज भी कंटेंट रिसर्च जो कुछ भी करते हैं वो कंटेंट रिसर्च इस ढंग से करते हैं जैसे लगता है कि जो कुछ अखबारों में छपा, टीवी में आया, उसको एक आदमी ने कुछ देखा, समझा और बताया कि साहब ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, हम और इस तारीख को ये चीज है। ये रिसर्च नहीं होता। सर, अगर कार्य कुशलता की बात देखें, अगर परफॉर्मेंस की बात देखें, तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं तकनीक के अधिक इस्तेमाल से पत्रकारों की कार्य कुशलता पर भी फर्क पड़ा है? क्योंकि आपके दौर में जिस तरीके से जमीन पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग होती थी, जमीन पे जाकर के विजुअल लेकर के आया करते थे, वो आज एक स्टूडियो में हो जाता है। तो वर्तमान पत्रकारिता के दौर में, टीवी पत्रकारिता के दौर में, क्या आप उस ग्राउंड रिपोर्टिंग को मिस करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि एक राजनीति और ग्लैमर की दुनिया में टीवी खो गया है, आम आदमी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही? ठीक बात है। देखिए क्या हुआ है कि जो हमारे प्रिंट के साथी रहे हैं और जो हमारे अभी जो नए युवा टेलीविजन के साथी हैं, ये लोग अपने ढंग से अच्छा काम कर रहे हैं। आज की पत्रकारिता में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काफी नई हैं, जो पहले संभव नहीं। हम भी पहले जो काम करते थे उसमें भी कुछ काम अधूरे रह जाते थे जो अब पूरे हैं।
जैसे मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी छपी हमारे जमाने में कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में आग लगी। अब दिल्ली में बैठा एक आदमी स्टील अथॉरिटी के आदमी के सोर्सेज से सोर्स कोट करते हुए दुर्गापुर स्टील प्लांट में लगी आग को डिस्क्राइब कर रहा है। बिल्कुल आज की तारीख में ऐसा नहीं होता। आज की तारीख में अगर दुर्गापुर स्टील प्लांट में आग लगी तो आप उसको साक्षात देख सकते हैं, कोई न कोई आदमी उसका विजुअल दिखाएगा। ये क्वालिटेटिव चेंज है हमारे जमाने की पत्रकारिता और आज के जमाने की पत्रकारिता में। तो मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि उस जमाने में हमारा आदमी मेहनत करता था, गाँव तक जाता था, और जब वो आके लौट के अपनी स्टोरी को देखता था तो स्टोरी टेलिंग जो चीज है वो मिस कर रही है। स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कथा एक चीज है और उस कथा को कथानक के रूप में व्यक्त करना जिससे कि पाठक का दिल वो स्टोरी टेलिंग वो कहानी छू ले। जब पाठक का दिल कहानी छू लेती है तो अब ये प्रिंट से टीवी और टीवी से सोशल मीडिया और कंटेंट राइटिंग का स्टाइल एक ही, वो नहीं बदल रहा है। जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक आप पाठक की अंतरात्मा को छू नहीं पाएंगे, और जब तक आप पाठक की अंतरात्मा को नहीं छूएंगे तब तक आप पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं। सर आपकी हॉबीज बताइए सर, आपको क्या क्या करना पसंद है, क्या क्या करते हैं वर्तमान? जी साहब, हमें दो चीज पसंद है, घूमना और कुछ अच्छी किताबें। कोई किताब लिख रहे हैं? अभी तो नहीं, अभी प्लान किया था लेकिन अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हम जल्दी ही, मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में एक किताब का ढांचा दिमाग में बिल्कुल तैयार है, इस किताब को हम करेंगे। जाते जाते मैं बस आपसे यही पूछूंगा कि अगर पत्रकार नहीं होते तो अजय उपाध्याय जी क्या होते, और ऐसा कोई चीज जो जीवन काल में पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक कोई ऐसा किस्सा जो बिल्कुल एकदम यादों में है, कभी भूल नहीं पाते? हाँ, कभी कभी होता है ऐसा किस्सा। एक किस्सा ऐसा ही हुआ हम लोगों के साथ। हम एक बार एक सैटेलाइट का लॉन्च था जिसके लिए हम इसरो के सेंटर जा रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, और हम पांडिचेरी में रुके बीच में श्रीहरिकोटा जाने के लिए। तो शाम दोपहर को हम लोग श्रीहरिकोटा पहुंच गए, ये पांडिचेरी पहुंच गए, और वहीं पे शाम को रुकना था। तो हमारे एक साथी थे, आज की तारीख में वो देश की एक बड़ी पत्रिका के चीफ एडिटर हैं, और वो भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने कहा कि अजय भाई हम लोग चलते हैं होटल, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग का काम खत्म हो गया है, शाम को पांडिचेरी है, यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें हमें लगता है कि तमिल साथी हमारे आएंगे और वो लोग कुछ तमिलनाडु संबंधी सवाल पूछेंगे, तो हम लोग के लिए कोई इसका उद्देश्य नहीं रहता, पर्पज नहीं रहता कि हम रुके यहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, हमारे ये जो प्रधानमंत्री है ये थोड़े से अलग ढंग के हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और जैसा उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से कुछ एक सवाल जवाब तमिलनाडु की राजनीति के बारे में हो रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो मेरे मन में भी 1-2 सवाल थे पहले से। मैंने कहा कि ये मौका है अभी प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो हम सवाल पूछते हैं। और हमने उनसे पूछा कि साहब ये कारगिल में कुछ घुसपैठी आए हुए हैं, और रोज हमारे यहाँ 10-12 दिन से, मैं उस वक्त दैनिक जागरण में, और रोज हमारे यहाँ कुछ खबर आती है कि कारगिल में घुसपैठी है। हम फ्रंट पेज पे सिंगल कॉलम में एक छोटी खबर छापा करते थे, लेकिन रोज छापते। और हमने अपने डिफेंस के करस्पॉन्डेंट और बाकी लोगों को लगाया भी, वो लौट क्या उन्होंने कहा नहीं साहब वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही सृष्टि कह रही थी। लेकिन हमारा जम्मू का आदमी रोज एक खबर भेजता था, और ये खबर करीब 12-15 दिन से भेज रहा था। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में आशंकित, मैं थोड़ा सतर्क था इस मामले में, तो मैं पूछता रहता था। मैंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी से केवल इतना ही पूछा कि साहब ये कारगिल में घुसपैठी आए हुए हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये गंभीर मसला है या कुछ भी नहीं? तो प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब दिया, और लंबा जवाब दिया। लगभग 20 मिनट तक बोलते रहे, 15 से 20 मिनट तक बोलते रहे।
और उन्होंने कहा कि कारगिल में जो घुसपैठिए घुसे हैं ये गंभीर घटना है, भारत सरकार इसको गंभीरता से लेती है और किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को कारगिल से भगाया जाएगा। और इस संबंध में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी नवाज शरीफ से लगभग 25 मिनट की बातचीत हुई है और उन्होंने नवाज शरीफ से साफ शब्दों में कहा कि अगर ये घुसपैठिए वापस नहीं गए तो उन्हें किसी भी सूरत में भारत भगाएगा। इतनी बात कहने के बाद फिर हमने कहा कि साहब हम तो सुनते हैं कि शायद इसमें हवाई हमले भी हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल आप सही सुनते हैं और यदि घुसपैठिए नहीं निकले तो हवाई हमले भी होंगे। इतना सुनते ही हमारे जो मैगजीन के साथी थे, जो बड़ी राष्ट्रीय पत्रिका है, तो वो वहां से आगे उन्होंने तुरंत ही राजभवन में टेलीफोन का सहारा लिया और अपने संपादक से कह रहे थे कि हमारी कवर स्टोरी जो क्रिकेट पे जा रही है उसको आप विड्रॉ कर लीजिए क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। और तो उनके संपादक ने कहा, अरे भाई आप अचानक ये बात कहाँ से कर रहे हैं, अभी तो यहाँ दिल्ली में तो ऐसी कोई बात सुनाई भी नहीं पड़ रही हमको कि कहीं हमले की बात है या झगड़े की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी प्रधानमंत्री ने इस चीज को अनाउंस किया है और खुद ही अनाउंस किया, मैं कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ हूँ। खैर उनके बीच में आपस में जो भी बातचीत होती रही, उन्होंने कन्विंस किया अपने संपादक को कि नहीं साहब ये कवर जो है हमारा चेंज होना चाहिए। और हम लोग अगले दिन सुबह जब श्रीहरिकोटा पहुंचे हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्च के लिए, तो वहां पे जैसे ही हम जहाज से उतरे हमें पीटीआई एजेंसी की कॉपी मिली जिसमें ये लिखा हुआ था कि एयर स्ट्राइक्स इन कारगिल। मैंने अभी रात से सुबह भी नहीं घटी थी और कारगिल में हवाई हमले ऑलरेडी हो चुके थे जब हम श्रीहरिकोटा पहुंचे। तो ये कारगिल की छोटी सी घटना है, क्योंकि रोचक है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं इसको याद करूंगा तो अच्छा रहेगा। और मेरा पहला सवाल, अगर पत्रकार नहीं होते अजय उपाध्याय तो क्या होते? एक अच्छे इंजीनियर होते? जरूर साहब, हम जो भी काम करते ठीक काम करते, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि चाहे अगर हम जूते की रिपेयर करेंगे तो अच्छा जूते का रिपेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि देश के अग्रणी लोगों में मेरा नाम, साइकिल बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि 5G के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी और जीवन को आसान भी बनाएगी और मुश्किल भी बनाएगी, तो उस समय जो जर्नलिज्म होगा उसमें अभी एक बार भाग लेने की मेरी इच्छा है। बिल्कुल सर, आपके इस जज्बे को, इस सोच को हम सलाम करते हैं। आपकी सरलता, आपकी सादगी जो है यही आपको महान बनाती है। आपने हमसे बात की, हमें समय दिया। समाचार प्रो मीडिया की पूरी टीम की ओर से मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद कहता हूं और जो भी आप जीवन में करना चाहें उसमें सफल हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात को करने के लिए।